आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया जिशान। नाजरीन, ऑपोजिशन साजिश कर रही है, जमहूरियत को मुझसे कोई खतरा नहीं है, धरने वालों से निमट लेंगे। जिसने एटमी धमाके का बटन दबाया उसी का एहतसाब हो रहा है और वो भी जाली। नाजरीन, ये वो ख्यालात और सवालात हैं जिनका ख्याल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में किया है और उन्होंने कहा, क्या हमने कौमी दौलत लूटी है, क्या हमने करप्शन की है, क्या हमने कोई कमीशन लिए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब, अगर वाकई आपने कोई करप्शन नहीं की, कमीशन नहीं लिए, कौमी दौलत नहीं लूटी, तो अब तक आप और आपका ख़ानदान वो तमाम सबूत सुप्रीम कोर्ट और GIT को अभी तक क्यों नहीं पेश कर सके जो ये साबित कर सकें कि आपने कौमी दौलत नहीं लूटी और ना ही आपने करप्शन की है। GIT को दिए गए जो 60 दिन की मोहलत थी, 60 दिन का वक्त था, वो भी ख़त्म हो गया है और अब हतमी रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला सुनाएगा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान का मुस्तकबिल क्या है। लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये कह चुके हैं कि असल जो अदालत है वो अवाम की अदालत है, हम अवाम की अदालत में जाएंगे और वहाँ से सुरखरू होंगे। तो क्या वाकई नून लीग ने, वज़ीर आज़म और इनके ख़ानदान ने अवामी अदालत में जाने का फ़ैसला कर लिया, और अगर ये अवामी अदालत में जाते हैं तो अवाम का आखिर रद्द-ए-अमल क्या होगा? आज प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में कराची से मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब हैं, लाहौर से के रहनुमा एजाज चौधरी साहब हैं, शहजाद चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी हमारे से टेलीफोन लाइन पर होंगे। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, बल्कि बताना भी चाहती हूँ, आप भी जानते हैं कि जब से मरियम सफदर की पेशी हुई है नून लीग ने खूब वावेला किया है, लेकिन एक जो तब्दीली आई है वो हमारी मैशियत में तब्दीली क्यों आ गई? मरियम सफदर की पेशी के बाद स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, डॉलर की कीमत में जो है वो इजाफा हो गया। इसका मरियम सफदर की पेशी से क्या ताल्लुक था इसका? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल कोई लिंक नहीं होना चाहिए, मगर लगता ऐसे है कि इस गवर्नमेंट की जो आउटकम फेट है वो स्टॉक एक्सचेंज पे उनका असर पड़ेगा, और आज भी पड़ा है कुछ, और मैं आपको बताऊंगा वो कैसे पड़ा है। मगर जिधर आपने बात कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ के बारे में, बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर देखिए हद हो गई है कि उनकी लॉन्चिंग, ये वो इतना पब्लिसिटी, और ये बैंक का जो हुआ है, ये बैंक का बड़ा, मैं आपको क्या बताता हूँ, मुझे तो शर्म आया, इसलिए कि मैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट मुझे पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनमस है। आपको पता है कि हमारा एक एग्रीमेंट है IMF के साथ कि हम बैंक को ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट रखेंगे, और IMF ने हमें कहा है और एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जब तक ये बैंक ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट ना हो हम आपको पैसे नहीं देंगे। मगर आप देखें आपने क्या किया, स्टेट बैंक का जो डिप्टी गवर्नर है, एक्टिंग गवर्नर, आखिर उसने क्या किया भाई? प्रेशर था रुपया के ऊपर, वो क्यों जाके खामखा खरीदे आर्टिफिशियली रखे? उसने कहा लेट इट गो, इसलिए कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन बहुत खराब है। द रुपी इज ह्यूजली ओवरवैल्यूड, 20% ओवरवैल्यूड, 2-3% कम हुआ है, ये शोर मचाने लग गए। ये क्यों मचाने लगे? इसलिए ये इंटरफियर किया। ना सिर्फ इंटरफियर किया, गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर के ऊपर अभी एक और वो बाजवा साहब को लाए हैं, वो आदमी इनका खास आदमी है, फाइनेंस सेक्रेटरी इनके साथ रहा है। ये किधर है ऑटोनॉमी बैंक का? माफ करिए, जब कहते हैं आप एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए तो उसको इंडिपेंडेंट शायद होना चाहिए। हम ट्रस्ट करते हैं उनकी इंडिपेंडेंस पे, हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट दें, ये वो भी नहीं होने देते। आई एम सॉरी, ये तो एक ये शेमफुल है, ये बिल्कुल शेमफुल है। आपने तबाह कर दिया है ऑटोनॉमी बैंक का। शहजाद चौधरी साहब, क्या ताल्लुक है मुल्क की तरक्की का, मुल्क की मैशियत का शरीफ खानदान की पेशियों से? I'm sorry, मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा सही तरीके से। शहजाद चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, बहुत हल्की आ रही है। मैं थोड़ा ऑडियो के मसाइल हैं, उसको ज़रा सॉर्ट आउट कर लें हम लोग। मैं सवाल आप दोहरा देती हूँ। अब जानना ये चाह रही हूँ कि आखिर मुल्क की तरक्की का, मैशियत का, शरीफ खानदान की जो GIT में पेशियां हो रही हैं, पेशियां ये लोग भुगत रहे हैं, नुकसान मैशियत को हो रहा है, डॉलर को फायदा हो रहा है, रुपए की कदर कम हो रही है, ये क्या ताल्लुक है शरीफ खानदान की पेशियों का मैशियत से? देखिए, जो समझ आने वाली बात है वो तो ये है कि इनके हाथ में कंट्रोल है। अभी तक स्टेट बैंक का कोई गवर्नर नहीं लगाया था, आज उन्होंने गालिबन तारिक बाजवा को अपॉइंट किया है।
तो अब जो बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये बावर कराने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट बैंक के थ्रू कि अगर शरीफ ख़ानदान को खुदा न खास्ता उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है या उनको कॉर्नर किया जाता है पब्लिक की नज़र में या उनकी अपनी नज़र में, तो फिर उसका असर स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ता है, उसका असर पाकिस्तान के जो माली पोजीशन उस पर पड़ता है और इसके ऊपर से बहुत नुकसान उठाया गया एक दिन के अंदर। और एक ही दिन के अंदर फिर इसहाक डार साहब के कहने के ऊपर रुपए की कदर जो है वापस बढ़ जाती है। गो कि आज फिर कोई 20-25 पैसे का फ़र्क पड़ा है, जो कि बहुत मिनिमल है एज़ कम्पेयर टू 3.5 रुपये का जो फ़र्क जो कदर कम हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि आप गवर्नेंस के इश्यूज़ भी कह सकती हैं और बदकिस्मती से जो ज़्यादा बड़ी बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि ये मैनिपुलेटेड उसकी कदर को कम किया गया रुपए की और बावर ये कराने की कोशिश की गई है कि अगर यहाँ पे इस्तेकाम नहीं होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, शरीफ ख़ानदान के जो एक बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली है उसको कॉर्नर किया जाएगा तो फिर पाकिस्तान की मईशत का भी ये हाल हो सकता है। और ये एक चीज़ याद रखें कि इसहाक डार साहब को बारहा ये कहते हैं कि हमने मईशत को खड़ा कर दिया। आप देखिएगा कि इस हुकूमत को बदलने दें और अगर ये हुकूमत वापस नहीं आती तो आप देखिएगा कि सबसे बड़ा जो खोखलापन होगा वो पाकिस्तान की मईशत का होगा और उसकी बेइंतहा वजूहात हैं, क्योंकि आप असल में एक ऐसी एडिफिस को आपने बना दिया है जो कि अंदर से खोखला है। ये बोरो किया हुआ पैसा है जिस पे आपने पूरी पाकिस्तान की मईशत को खड़ा किया हुआ है, ये उधार लिया हुआ है और जो ही उधार वापस जाना शुरू होगा, एक खबर तो ये है कि आज अगर 16 अरब है पाकिस्तान के असासों में 16 अरब डॉलर, तो शायद कुछ ही महीनों में शायद ये 8 अरब डॉलर तक नीचे गिर सकता है। अब अगर ऐसी हालत होगी तो रुपया कहाँ से कहाँ जाएगा और पाकिस्तान में वाकई एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान आने वाला है, क्योंकि ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर बिल्डअप किया गया था ये मेरी नज़र के अंदर या जो ज़्यादा जो समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि बिल्कुल फॉल्स और गलत तस्वीर के ऊपर बनाया गया। तो शहजाद चौधरी साहब, जो मरियम सफदर की लॉन्चिंग की बातें की जा रही हैं, ये तो शर्मिंदगी का मौका है कि ऐसे मौक़ों पर लॉन्चिंग की जाती है सियासत में कि आपने करप्शन की पेशियां आप भुगत रहे हैं, आप जो है वो बदउनवानियों की पेशियां भुगत रहे हैं अपने और अपने ख़ानदान की, तो ये क्या मौका है लॉन्चिंग का? जी शाजिया, इसमें मेरा ख्याल है कि अभी तो खैर देखिए आने वाले दिन बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह फैसला करता है, किस किस को कसूरवार गर्दानता है। बेशक हसन और हुसैन इस JIT के या इस ज़ुमरे में जहाँ पर कि उनको किसी तरीके से पिन किया जा सके वो ना किया जाए, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स UK के हैं, शायद सिटीज़न भी वहाँ के हैं, पाकिस्तान में वो टैक्स नहीं देते वगैरह वगैरह, और उनकी खलासी हो जाए इन बुनियादों पे। लेकिन दो अशखास जो कि बिल्कुल स्पॉटलाइट में आ जाएंगे वो नवाज शरीफ साहब खुद होंगे और मरियम नवाज़ होंगी। बदकिस्मती उनकी कि अगर इस किस्म का मामला होता है, और पाकिस्तान के लिए ये इसलिए बेहतर है कि आफ्टर ऑल फाइनली एक अफसोस तो होगा कि एक ख़ानदान को इस तरीके से बदनामी मिली, लेकिन कम अज़ कम आइंदा आने वाले जो लीडरान हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको ये खबर हो जाएगी कि इस तरह के मामला चल नहीं सकते। तो लॉन्चिंग जो उन्होंने की है वो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली बात है। अभी तो लेट्स वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कि सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है और किस किस को नाअहल करार देता है और कितने अरसे के लिए नाअहल करार देता है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस तो बात करेंगे जो खबरें चल रही हैं कि नून लीग के 30 अरकान हैं तकरीबन जो PTI में शमूलियत करने वाले हैं। जो PTI मुमकिन फ़ैसला जो सोच रखा है कि शायद उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला आना है, उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए नून लीग के 30 अरकान शामिल होने वाले हैं PTI में, जिसकी बात शेख रशीद साहब ने भी की है। किस हद तक सच्चाई है इस खबर में, एजाज चौधरी साहब से जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एजाज साहब, सबसे पहले तो तस्दीक कर दें, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी शामिल होना था प्रोग्राम में आके कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत खबर है। अब तो शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि नून लीग के तकरीबन 30 अरकान तक तादाद पहुंच चुकी है जो PTI में शमूलियत करने वाले हैं, क्योंकि जो मुमकिन फ़ैसला आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके पेश नज़र नून लीग वालों ने यह फैसला किया है PTI में शामिल होने का। ये ट्रू है ये बात? बहुत शुक्रिया शाजिया। तादाद बताना तो मेरा ख्याल है करीनाज मसलत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज़ कर देता हूँ कि बेशुमार लोग राब्ते में हैं
और वो शमूलियत भी करना चाहते हैं और पार्लियामेंट के अंदर एक मुनफरद रोल भी लेना चाहते हैं। तभी आपने देखा है कि वो नवाज़ शरीफ जो नाअहलियत के खौफ से बिल्कुल उनकी बौखलाहट अयां हो गई है, वो इस तरफ नहीं जा रहे कि जी मैं तो, मुझे फ़िक्र ही कोई नहीं है, इसके बाद भी मेरी पार्टी जो है अक्सरियत में है और मैं एक नया वज़ीर आज़म सामने ले आऊँगा। वो इस तरफ नहीं जा रहे। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि इस बात का जिक्र किया। अलबत्ता ये जिक्र ज़रूर किया कि कठपुतलियाँ हैं, मेरे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, और आज यानी उन साजिशों से अगली बात साफ़ियों से बातें हुए कह दी, जो जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं बढ़के मारी हैं, कि JIT के पीछे मत छुपो, सामने आ जाओ। भाई अगर तुम तहरीक इंसाफ को कह रहे हो तो हम तो पिछले 4 साल से सड़कों पे हैं। कोई कह ही नहीं सकता हमारे बारे में कि हम कहीं छुपे हुए हैं, हम मैदान में हैं। और ज़रा तुम्हें अपनी पॉपुलैरिटी का इतना जोम है, असम्बलियाँ तहलील करो, तुम नायल हो जाओगे। उसके बाद इंतखाबात कराने वाला जो निज़ाम है वो इंतखाबात करा लेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अदालत में जाएंगे और भारी अक्सरियत मैं आपको बताता हूँ, मैं उनको बताता हूँ, ये जो अभी जितनी गुफ्तगू वक्फे से पहले हुई है ना, हमारे अहबाब ने की है, ये टिपिकल है। वो जो करेक्टर है ना गॉड फादर का, वो अदारों को तबाह करता है, उन्हें परचेज करता है, अपनी मर्जी के लोग वहाँ पर हुक्मरानों के जरिए लगवाता है। एग्जैक्ट यही उनकी पूरी खासियत जो है वो बयान की गई है। आप मुझे बताइए कि ये जो कुछ गवर्नर इसका स्टेट बैंक का हुआ है, फिर जो हमारे यहाँ नैब है, फिर हमारे यहाँ FBR है, जहाँ पर SCCP है, जहाँ पर एक बहादुर लड़की ने खड़े होकर बता दिया कि ये मुझे दबा रहे थे। तो मुझे बताइए कि ये गॉड फादर के सारे वो काम हैं कि जिसने सारे इदारे तबाह बर्बाद कर दिए हैं, और अब वो बढ़के मारना शुरू हो गए हैं। इसलिए 3 दिन सिर्फ बाकी रह गए हैं। नविश्ता दीवार सामने है लिखा हुआ, इनके चल चलाओ का वक्त आ गया है और दिल का जाना ठहर गया है कि सुबह गया कि शाम गया, जब सियासी इस अदम इस्तेहकाम होता है कि जो एक अरसे से है, कितने अरसे से, कम अज़ कम 15-16 माह से अदम इस्तेहकाम है। हमारी अमलन जो सारी यानी वो जो वाइटल पॉइंट्स होते हैं ना इकोनॉमी के, वो सारे रूबा जवाल हैं, कोई एक नहीं है। ये सागडार साहब जितना मर्जी छुपा लें, जो डिफिसिट है वो मौजूद है, जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फ़र्क है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो नेगेटिव ग्रोथ है इसकी हमारी एग्रीकल्चर की वो अपनी जगह मौजूद है। रुपए को इन्होंने जाली तरीके से, जो आज़ाद इंडिपेंडेंट तजिया निगार है वो कहते हैं कि 127 रुपए का ये है, वो ये कहते हैं, तो ये जाली तरीके से उसको उन्होंने वापस लेके आए, 3-4 साढ़े 3 रुपए से वापस लेके आए। चुनाचे ये सारी जालसाजियां हैं जिसके नतीजे में ये वक्त पास किया जा रहा है। ये 2-3 दिन रह गए, आप देख लेंगे कि ना ये कन्फ्रंट्रेशन करने की भी पोजीशन में नहीं है। अगर ये होते तो ये परसों जिस दिन मरियम बीबी पेश हुई हैं, कुछ ना कुछ जलवा तो कन्फ्रंट्रेशन का सामने आता। 150 से 200 लोग जमा थे, वो जो एफेड्रीन अब्बासी ने कोशिश की। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आप बिल्कुल इस बात को समझ लें कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम नसीब होगा जिस दिन इनके खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देगी और एक नए दौर का आगाज पाकिस्तान के अंदर होगा। सही, ठीक है, ठीक है। हिलाली साहब, इजाज़ चौधरी साहब की बातों से एक तरह से तस्दीक होगी कि हाँ, नून लीग के लोग काफ़ी राब्ते में। अगर वाकई नून लीग के जो लोग हैं PTI ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये इनडायरेक्टली मैसेज है नून लीग के वर्कर्स के लिए कि नून लीग का मुस्तकबिल कुछ रोशन नहीं है, तारीख मुस्तकबिल है, जैसे पीपल्स पार्टी के लोग छोड़ के आए हैं PTI में। इनडायरेक्टली नहीं शाजिया, डायरेक्टली मैसेज है। ये तो एक इश्तिहार है पूरे दुनिया के लिए कि देखो हम छोड़ के जा रहे हैं एक पार्टी को जो ख़त्म हो रहा है। 30 लोग 30 है, कमाल है। पता नहीं ये कंफर्म क्यों नहीं करते हैं, अगर मैं होता तो मैं कंफर्म तो पीपल्स पार्टी के लोग भी इन्होंने कंफर्म नहीं किए थे। अच्छा, अब आप देखिए कि मरियम बीबी ने क्या कहा अपने तकरीर में। जो लोग कहते हैं उसकी बड़ी लॉन्चिंग हो गई है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। देखिए क्या कहा उन्होंने ये कहा कि मैं जब गई थी और मैंने कहा मुझे तो एक ही सवाल आपसे पूछना है, आपने बतेरे सवाल मुझसे पूछे, मैंने एक, मेरे खिलाफ चार्ज क्या है, इल्जाम क्या है हम पे,
मैं तो कह रहा था उस दिन भी, मैंने आपको कहा, मैंने कहा कि वो जो JIT वाले होंगे तो वो तो कोलैप्स कर गए होंगे। मैंने जब पूरी दुनिया को पता है चार्ज क्या है, बच्चे बच्चे को पता है आपके खिलाफ क्या चार्ज है, कि आप सुनना चाहते हैं कि आपके खिलाफ क्या चार्ज है। चार्ज आपके खिलाफ ये है कि आप ओनर, बेनिफिशियरी, ट्रस्टी है ऐसे प्रॉपर्टी का जो गलत तरीके से, गलत इस्तेमाल पैसे का हुआ है, आपने खरीदा है और आप बता नहीं सकते हैं कि कैसे हमने खरीदा, और आप कहती हैं आपको पता नहीं चार्ज क्या है। आई मीन इट्स रिमार्केबल। अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं आप नहीं बता। दूसरी बात आपने कहा कि जी हम लोगों का ये प्राइवेट बिजनेस है। जब आप, चलिए आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, मैं थोड़ा सा आपको मशवरा देता हूं, जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी ना तो आपका हर बिजनेस, इंक्लूडिंग अगर आप पान की शौक रखते हैं और पान शॉप भी लें, वो भी पब्लिक स्क्रूटिनी से वो हो सकता है। विदाउट पब्लिक स्क्रूटिनी वो नहीं होगा। तो मेहरबानी से गेट यूज्ड टू इट, अगर आप पॉलिटिकल लाइफ में हैं, कि आपके प्राइवेट एक्ट्स आर पब्लिक एक्ट्स, और गेट यूज्ड टू दैट फैक्ट। और फाइनली आपने कहा कि वालिद साहब बहुत बहादुर हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो बाउंसर को हुक करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर जब कैद को जाना पड़ा, जब जेल में जाना था, तो वो निकल गए बगैर खुदाफिजी करके अपने लोगों को, और 10 साल तक उनको देख ना पाए। भाग गए, लोगों को क्या खुदाफिज कर, उनके साथ वाले लोग भाग गए। अच्छा, कोई कह रहे थे कि उनसे खुदाफिजी नहीं किया। शहजाद चौधरी साहब, आपने मुसद्दिक मलिक की यकीनन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि अभी तक JIT पर ये लोग सवालात उठा रहे हैं कि JIT, एक तो उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नहीं बनी, दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी दस्तावेजात की तस्दीक के लिए जो JIT है ये कतर या बरतानिया क्यों नहीं जा रही। लगता है कि JIT कोई फैसला कर चुकी है। एक और बड़ी अहम उन्होंने बात की कि JIT 1977 की तरह 90 दिन की तौसी करना चाहती है और मसूद महमूद को तलाश करके जबरदस्ती का जो है ना वो कोई फैसला थोम कर कोई पुराना खेल दोहराना चाहती है। मसूद महमूद आपको पता है किसके खिलाफ माफ गवाह बने थे, और ये इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं वो? जी 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 वो इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो इशारा कामयाब नहीं हो रहा है। मैं अलबत्ता इनकी एक चीज़ से आपको ज़रूर इत्तफाक करना पड़ेगा कि इस किस्म का स्पिन क्रिएट किया है, यानी जब से JIT में उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है वो हमारे खिलाफ जा रही है और हम लोग फ्रेम होने की तरफ जा रहे हैं, और हम कोई ऐसा सबूत नहीं दे सके जो कि हमारा नैरेटिव, जो कहानी हमने बनाई है उसके सबूत के तौर पे इस्तेमाल हो जाए या उसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू हो। तो जब ये इनको पता लग गया कि ये JIT तो उन लाइंस पे हमसे सवालात कर रही है कि अगर कुछ है तो हमें दो, और अगर नहीं है तो फिर हम इस कहानी पे हुदैबिया के थ्रू हम लंदन पहुंचेंगे आपके पास। तो जब उनको यह एहसास हुआ तो उन्होंने उस वक्त ही एक हमला शुरू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट हमला करने का जो तो शायद अभी मौका नहीं था, लेकिन उन्होंने ये यूँ किया कि JIT को मोरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप कॉल से लेके कि व्हाट्सएप कॉल हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि रिपोर्टें कोई और लिखता है, फिर उन्होंने कहा कि जी इसका जो इस किस्म के जो चीज़ें हैं वो आना शुरू हो गई JIT के बारे में, तस्वीर लीक हो गई। अच्छा, और ये कतर के में जाके क्यों नहीं करते, वहाँ पे रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? भाई कतर को रिकॉर्ड आप उस वक्त करें उसको, प्रिंस को, जब आपको ये पता हो कि कतरवी वाला जो है उसके पास कोई चीज़ देने के लिए है उस स्टेटमेंट के सपोर्ट में जो उसने दी हुई है। और अगर वो ये कहे कि हाँ जी आप आइए और मेरे पास कागजात हैं जो कि मैं आपको दूंगा, जो कि आपको बैंक ट्रेल से या मनी ट्रेल से मिला देंगे, तो फिर तो बात बनती है जाने की। लेकिन मैं पहले भी किसी एक जगह कह चुका हूँ कि असल में मामला कतर से लंदन पैसा जाने का शायद ना हो, वो प्रिंस है, वो वजीर आजम रह चुका है, वो वहाँ पे बैंकों से बनवा भी लेगा, लेकिन बड़ा मसला असल में दुबई यानी गल्फ स्टील मिल बेचने के बाद से वो पैसा जो कतर ले जाने वाला है, दोहा पहुंचाने वाला है, वो अलबत्ता इनको शरीफ को खुद ही करना पड़ेगा, और वो नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ कतर से के पास जाके और कतर से लंदन की जो है वो एक अलहदा ट्रेल है, लेकिन असल में जो पिछली ट्रेल है उसको कौन इस्टेब्लिश करेगा? तो इसलिए इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, और मुझे लगता है कि बेशक इत्माम हुज्जत के लिए जाना चाहिए अगर पॉसिबल हो, लेकिन इसको इस किस्म का बहाना बनने नहीं देना चाहिए कि JIT को। और दूसरा एक चीज़ याद रखें, JIT तो इन्वेस्टिगेशन है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट लगता है यूं है इन्होंने ऐसा बना दिया है कि JIT फैसला करके देगी सुप्रीम कोर्ट को कि जी इनको टांग दो, हटा दो। JIT की अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन करेगा, वो खुद सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन पहले करेगा कि ये ठीक हुई है नहीं ठीक हुई है, इसमें भी सुकम है,
उसके बाद वो उसको एविडेंशियरी वैल्यू को इस्टेब्लिश करेगा और फिर अगर फैसला करने का वक्त आएगा तो करेगा। मेरा ख्याल है हम बहुत जल्दी छलांगे मार रहे हैं और इन्होंने एक ऐसा प्रेशर डाला परसेप्शन के ऊपर, लोगों के तासुरात लेने के लिए, उनके ऊपर एक अच्छा अपनी कहानी बनाने के लिए, कि उन्होंने अटैक किया हर तरफ से। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं लोगों के ऊपर असर डालने की वजह से। ये तो एक काउंटर जो हम पोजीशन लेते हैं, या वो लोग जो कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो जब बात करते हैं तो वो शायद मुख्तलिफ बात करते हैं, लेकिन इन्होंने हर तरह का जोर लगा दिया है अपनी कहानी को आवाम के अंदर बेचने के लिए। सही, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र हर तरह के सूरत हाल पर बात हो रही है कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ये अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे या अपनी जगह कोई नया वज़ीर आज़म लाना पसंद करेंगे। अगर नया वज़ीर आज़म लाना पसंद करेंगे तो वो कौन होगा? दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, एहसन इकबाल और चौधरी निसार। लेकिन क्या वजह हो सकती है कि चौधरी निसार को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और एहसन इकबाल को भी? एक छोटे से वक्त के बाद हिलाली सब कुछ कहना चाह रहे थे आप ब्रेक से पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोजिंग के कुछ किस्म का एक मनी ट्रेल निकले जिसमें ये होता है, ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री किधर बेची थी और उसके लिए कुछ पैसे लिए थे। कौन? मियाँ साहब के वालिद साहब। अब उन्होंने वो पैसे को क्या डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्या वापस भेजा, क्या वो रख सकते थे बाहर? चलिए वो भी, दीज आर ऑल लीगल क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर उन्होंने इनके बेटे को दिया तो ये तो माइनर्स थे उस वक्त, तो उनके बाद जो गार्डियन होता है प्रॉपर्टी का, ये तो नवाज शरीफ साहब थे, इसलिए कि उनके बेटों को मिला था। और ये कहना कि मुझे बाप ने सीधा उनको दे दिया, बाप ने उनको इसलिए दिया कि आप इंचार्ज होंगे प्रॉपर्टी पे कम से कम जब तक वो अडल्ट ना हो। तो उस दौरान आप बेच भी सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, डिस्पोज। तो क्या आपने डिक्लेयर किया, आपके टैक्स रिटर्न्स में सबको बताया कि ये है आपका रोल? मैं समझता हूं कि देखिए, अगर एक ये कहें कि गलत एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो चीज़ गलत एक्वायर होती है, क्या आप कह सकते हैं कि मैंने नहीं किया इसलिए कि अब मैं उसका मैं बेनिफिट ले सकता हूं? मेरे ख्याल में वो नहीं। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द लॉ। मुझे पता नहीं लेटर ऑफ द लॉ, इतना अच्छा लॉयर मैं नहीं हूं, बट इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। फिर कतरी शहजादे को कहा है कि अगर कोई सबूत रिकॉर्ड हमारे जमा कराने से पहले आप दे सकते हैं तो दे दें। शाजिया, कतरी शहजादे ने पहला ख़त लिखा जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके अंदर इतने रिडिकुलस हैं, इसको तो खिड़की के बाहर फेंक दो। फिर एक और ख़त लिखा जिसमें उसने रिकन्स्ट्रक्ट किस्म की कोशिश की एविडेंस का, जो लॉयर्स कहते हैं जब आप फिर कुछ चीज़ बदल के कहना चाहते हैं, इट अमाउंट्स टू पर्जरी, वो तो कानून के ख़िलाफ़ है। अब एक तीसरा ख़त वो लिखने की कोशिश में, मुझे समझ नहीं आ रही क्या उनकी अंग्रेज़ी जैसे मेरी उर्दू है, क्या समझ नहीं आती। कह रहे हैं कि GIT के अरकान मेरे पास आ जाए तो इसकी तस्दीक तरदीद हो सकती है। नहीं, देखिए वो तो क्या तस्दीक होगी। अब तो मेरे ख्याल में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, कुछ ना कुछ उनको मिला है। एक लिहाज से नवाज शरीफ साहब का जो ये है स्टोरी है कि प्रॉपर्टी बिकी थी, सुना है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में आए हैं, मगर मनी ट्रेल के मगर साथ साथ सुना ये भी है कि कुछ और चीज़ें आए हैं जो उनकी फैमिली के पोजीशन के खिलाफ है। तो अब देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। शहजाद चौधरी साहब, ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल को, जब से पनामा केस चल रहा है आप इस सारी सूरत हाल को फॉलो कर रहे हैं, इसके बाद आपका एनालिसिस क्या है? अगर तो ये फैसला शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ आता है तो क्या शरीफ ख़ानदान जो है ये इलेक्शंस में, नए इंतखाबात में अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे, या अपनी जगह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नया कोई वज़ीर आज़म नामज़द करेंगे? दो नाम सामने आ रहे हैं, चौधरी निसार का और एहसन इकबाल का। कहा जा रहा है चौधरी निसार को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि आधी काबीना से तो वो नाराज़ हैं तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एहसन इकबाल को बनाते हैं तो चौधरी निसार ये पसंद नहीं करेंगे कि वो उनके नीचे वजीर बनना पसंद करें। आपको क्या लगता है कि नए इलेक्शन की तरफ सूरत हाल जाएगी या नया वज़ीर आज़म आएगा? नहीं शाजिया, मेरा अपना ख्याल ये है कि इतनी जल्दी ना सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पे पहुंचेगी। जिस तरीके से या तो वो ऐसा काम करें कि जैसे कि पहले दो जजेस ने किया, 5 मेंबर का जो बेंच था, कि वो ये कहें कि बस हमें साबित हो गया इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, अपने इनके कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनकी स्टेटमेंट्स के अंदर, कि ये सादिक नहीं हैं और अमीन भी नहीं हैं, और इस वजह से जिस तरह उन्होंने फैसला किया, एक या दो जज इस 3 बेंच में से ये फैसला करते हैं और वो क्यूमुलेटिव
3-2 या 4-1 के हिसाब से फिर ये प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो जाते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। क्या ये 3 रुकनी बेंच उस तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, मेरा अपना ख्याल ये है कि इन्होंने जिस किस्म का माहौल बना दिया है, माहौल पैदा कर दिया है, वो काफ़ी हद तक प्रेशर अपना क्रिएट करने में PMLN कामयाब हुई है। ये नहीं कि जेन्युइन प्रेशर है, लेकिन एक तस्वीर ऐसी बना दी है जहाँ पर कि ये उनको बताया जा रहा है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, अब अपने विक्टिमहुड का एक तस्वीर बना के, खाका बना के रख दिया सामने, उसके अंदर उनकी बेटी भी गई, बेटे ने भी हिस्सा डाला और बाकी सब लोगों ने वो हिस्सा डाला। एक तरफ अब वो दिखाते हैं कि हम अपना बहुत काम कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें ये GIT के अंदर घसीटा जा रहा है। फिर GIT को बहुत ज़्यादा उन्होंने सवाल का बनाया और उसके अंदर 3-4 इस किस्म के ऑब्जर्वेशंस दिए जो कि GIT उनके हिसाब से काम उस तरीके से नहीं कर रही या इंसाफ पे मबनी काम नहीं कर रही। मेरा अपना ख्याल यूँ है कि या तो इस काबिल और इतने अश्योर्ड एविडेंस होगा जो कि लिंक कर देगा इनकी प्रॉपर्टीज़ को किसी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, टैक्स एवेजन के साथ, उन चीज़ों के साथ जो कि सादिक और अमीन इनको ना होने के लिए साबित कर देंगे। उसके बाद ये बेंच कोई फैसला करेगा। एक तो ये बात होगी, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि अगर ये फैसला इनके खिलाफ आता है तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये लोग किसी अपने और साथी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये उसी विक्टिमहुड के साथ, अच्छा, जो कि इन्होंने पिछले 2 माह में 3 माह में जो क्रिएट किया है, उसके साथ ज़ख्मी हालत में ये जाएंगे अवाम के पास। और इस वक्त मुकाबला उन्होंने तकरीबन अदारों के दरमियान में खड़ा कर दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे शेर हमारी कमर पे और ये सारे इदारे हमारे खिलाफ। अब उसमें, और जब ये हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये सामने ले आएंगे अपने निशाने के ऊपर। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस मुल्क में एक बहुत ही इंटेंस कॉन्फ्रंटेशनल और इलेक्शन होने जा रहा है, अर्ली इलेक्शन होने जा रहा है। अगर आप देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये 2018 तक जाएंगे, क्योंकि अगर 2018 तक एक और वज़ीर आज़म लेके जाता है तो फिर ये जो उनकी तस्वीर है जिसमें कि ये विक्टिमहुड में उन्होंने बनाया, लेकिन अगर ये मामला लिंगर ऑन होता है तो किन बेसिस पर ये मामला, ये केस लिंगर ऑन होगा? सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा। तो सब जानते हैं कि पूरे पनामा केस में मनी ट्रेल का जो वाहिद सबूत था वो था कतरी खत, जिसकी ना तस्दीक हो सकी ना तरदीद हो सकी। लेकिन आज भी नून लीग के जो वुज़रा हैं, लोग हैं, वही कह रहे हैं कि कतरी शहजादे के इन्वेस्टिगेशन के बगैर, उनसे तफ्तीश किए बगैर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। तो आपको 60 दिन तो अब मुकम्मल हो गया, आपको लगता है कि कतरी शहजादे के खत को बुनियाद बनाकर हुकूमत इसको मजीद लिंगर ऑन कर सकती है, ये केस मजीद तवालत इख्तियार कर सकता है? देखिए, कतरी शहजादे की का जो मौक़िफ़ है या जो उसका बयान था, वो ज़ाहिर है एक अहम जुज़्व है दिफा का। अब अगर वो बयान सामने नहीं आता, उसकी तफ्तीश नहीं होती, उसकी तस्दीक नहीं होती या उसको किसी तरीके से रद्द नहीं किया जाता किसी शहादत गवाही की बुनियाद पे, तो खला रह जाएगा तमाम इस तफ्तीशी अमल में। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब सवाल ये उठेगा कि क्या ये नामुमकिन था GIT के लिए उसका बयान देना? कोई ऐसी कानूनी दुश्वारी थी या कोई और दुश्वारी थी? ये तमाम मामलात अदालत के सामने उठाए जाएंगे और इस बुनियाद पे ज़ाहिर है वक्त लगेगा। तो जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि मेनवान तस्लीम हो जाएगी, उस पर एतराज़ात का मौका दोनों हुरिकैन को दिया जाएगा। अदालत खुद भी सवालात करेगी और एक बहस का और एक कानूनी मुशगाफी कह लीजिए, उसका बिल्कुल एक अमल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। एजाज चौधरी साहब, अब जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब भी बात कर रहे थे कि कतरी शहजादे की से तफ्तीश के बगैर ज़ाहिर एक अंसर तो रह जाएगा कि उनसे तफ्तीश कर ली जाती तो जो फैसला आता वो काबिल कबूल होता। आप लोगों को भी लगता है, आप लोग तो अपने मुमकिन फैसले के तय अपने तय ये फैसला किए बैठे हैं कि शायद 60 दिन मुकम्मल हो गए और कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देगी? आपको नहीं लगता ये केस जो है ना मजीद लिंगर ऑन हो सकता है सिर्फ कतरी शहजादे के ख़त को लेकर, उनको तफ्तीश को लेकर? शाजिया, मैं कतरी शहजादे के ख़त के बारे में अपने जो भी मेरा तजर्बा है उससे मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि वो सफाई का गवाह है और उसको पेश करना इनकी एक्यूज़्ड की ज़िम्मेदारी है, वो GIT की ज़िम्मेदारी नहीं है। वो एक गवाह है। पूरी मनी ट्रेल का इन्हिसार जिस आदमी के ऊपर है, अगर पूरी
शरीफ फैमिली मिलकर जो वो यहाँ पर शिकार खेलने के लिए कई कई रोज़ क़याम कर सकते हैं, उन्हें चंद घंटों के लिए यहाँ पर नहीं ला सकते। और एक इखबारी इतला के मुताबिक चंद घंटों के लिए वो कतर के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने में भी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्यूज्ड हैं वो कोई ऐसी एफर्ट नहीं कर रहे जिसके नतीजे में उनका केस जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है टोटली कि उसको वो सामने ला सकें, इसलिए कि वो कुछ है ही नहीं, उसके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है। कुछ मैं एक बात हलाली साहब की एक बात से थोड़ा कन्फ्यूजन फैल गया, उसको ज़रा देखें, मैं आपको बताऊँ। देखें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर ये बिल्कुल मौजूद है, उनकी वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ मौजूद है वहाँ से JIT हासिल कर सकती है, मुमकिन है कर भी चुकी हो, कि उसकी ओनरशिप मरियम नवाज के पास है 1993, 95 और 96 के अंदर। तो अब मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ रह जाती है कि कतरी के साथ उसको जाके मिलाना है? आपको तो इस चीज़ की ओनरशिप चाहिए ना, और ओनरशिप है 93 से 96 तक, इसलिए वो चीज़ भी, यानी मरियम साहिबा इस केस से बरीउज़्ज़म्मा नहीं हो सकती। हरकतें उनकी ये हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बात कहने लगा हूँ, आज भी कोई 250 से 300 एकड़ की रजिस्ट्रियाँ होके मरियम साहिबा के नाम इस वक्त ट्रांसफ़र हो रही हैं। इस वक्त ये लोग इस कदर इनके पास दौलत है, मुख्तलिफ ज़राए से आई हुई, कहते हैं भाई सबूत लेके आओ, खरीदते रहते हैं। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँ, सबूत तो जाहिर है उन्होंने देने हैं, मलकियत जिनकी होती है सबूत वो देते हैं, मैं तो नहीं सबूत दूंगा। कोई चीज़ मेरी मलकियत है तो आप मुझसे पूछिए। इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, और मेरा मुतालबा है, आप ये समझ लें, ये JIT जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, इसको मुस्तकिल कर दें। ये जो लोगों का ये ख्याल पाकिस्तान के अंदर होगा ना कि ये सिर्फ नवाज शरीफ के लिए बनाई गई थी और ये ख़त्म हो गई है, ये इसको एक मुस्तकिल हैसियत सुप्रीम को दे डाले, और कोई इस तरह के केसेस इसके बाद आना चाहिए, अगले ख़ानदान का आना चाहिए, उसके बाद उसके अगले ख़ानदान का आना चाहिए, इसलिए कि ये बॉल जब तक रोल नहीं होगा, नवाज शरीफ जो है वो मजलूम बनने की कोशिश करता रहेगा। वो तस्वीरों का जिक्र, व्हाट्सएप का जिक्र, आज तक मुझे ये समझ नहीं आ सकी कि व्हाट्सएप की एक कॉल और उस मजलूम की तस्वीर जो कुर्सी पे बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, उसने कौन सा कियास क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद अगली बात आपसे मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ हर तरह तैयार है। चूँकि आपका जो सवाल था ना, वो ज़रा सुन लें। नवाज शरीफ ने पिछले 3 हफ्ते से कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी का ऐलान कर दिया हुआ है, वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो ज़रा सिर्फ JIT को गालियाँ नहीं दे रहे, वो आज भी साद रफीक जब ये कहता है कि एक सीनियर जज ने हमें गॉडफादर क्यों कहा है, इसकी बात क्यों की गई है, तो इससे मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट को स्पेयर नहीं कर रहे, वो बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं। तलाल की कल की गुफ्तगू भी सुप्रीम कोर्ट को, तो आपके कहने का मतलब है जो सूरत हाल है आने वाले दिनों में, इसलिए मैं समझता हूँ कि खुद नवाज शरीफ कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, और उसके 2 सबब होंगे। एक सबब जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक एक सबब ये कि वो असेंबली से भी मुतमईन नहीं है, मेंबरान असेंबली से भी मुतमईन नहीं है, और JIT से उन्हें अपना फेट नजर आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? इजाजत से ब्रेक लेने दें, नाज़रीन वापस आते हैं, छोटे से वक्त हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आप इजाज़त साहब कमेंट करना चाह रहे थे उनकी बात? मैं नहीं कि वो जो उन्होंने कुछ कहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि जरदारी साहब एक तरफ कह रहे थे कि ईंट का ईंट बजा दूंगा, और अगर मैं लिस्ट दिया तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगे जो नहीं निकलना, और मरियम बीबी ने ये कहा कि अगर मुँह मत खुलाओ, मुँह मत, ये किसके ख़िलाफ़ ये कह रहे हैं, ये किसको धमकी दे रहे हैं?
एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूं बताओ, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए, जो गलत है तो बताओ, हम उसको ठीक करना चाहते हैं। नहीं तो ये क्या किस्म की धमकी है? इसके माने क्या आप इदारों को धमकी दे रहे हैं? क्या आप एक पर्टिकुलर इदारों को कह रहे हैं कि डोंट टेक अस ऑन? और दूसरी बात है, यही मौका था, 8 साल तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, यही मौका था कि आज सिंध में कोई फेडरल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो अकाउंटेबिलिटी कर सके जरदारी साहब की गवर्नमेंट का। आप यकीन कर सकते हैं ये दुनिया में नहीं हुआ है कि कुछ भी वो कर सकते हैं। आज नैब जो एक इदारा था, वो FIA तो सब उसे भी इनके हाथ में कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये जो हो रहा है ये क्या है? ये फिर मैं कह रहा हूं, ये फेडरेशन को कमजोर कर रहा है। ये दोनों मिलके एक थ्रेट देते हैं कि हमारे साथ हमें मत छेड़ो, अगर तुम छेड़ोगे तो इस मुल्क का नुकसान होगा। सही। शहजाद चौधरी साहब, नून लीग बारहा ये कह चुकी है अगर फैसला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ आया तो वो सड़कों पर आएंगे। आपको लगता है कि ये कन्फ्रंट्रेशन की तरफ, तसादुम की तरफ सूरत हाल जारी, आने वाले दिनों में हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे? देखिए, दो चीज़ें ना कि अगर कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे पहुंच जाती है जहां पर लेट्स से फौज को इंटरवीन करना पड़ जाता है, तो फिर तो इनके नुकसान में सरासर हो जाता है। वजह ये है कि फिर जहाँ पर अगर ये इस फैसले में छुट भी जाते हैं या किसी भी वजह से सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि हमें इतना सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन अगर फ़ौज उस इंटरवीन करना शुरू कर दे उस वजह से, जो कि सिविल वॉर की एक कैफियत शुरू हो जाएगी अनार्की के अंदर, और वो आएगी, ज़रूर आएगी अनार्की के अंदर कंट्रोल करने के लिए मुल्क को, तो फिर सूरत में फिर तमाम लोगों को पकड़ना पड़ेगा, और पकड़ के वो सज़ा जो पहले सुप्रीम कोर्ट गालिबन किसी वजह से नहीं दे पाया था, अब फिर शायद हो सकता है कि उसको दोबारा रिव्यू करना पड़ जाए। तो इसलिए इस हद तक, इस लेवल तक, इस खतरे पे ये नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रा सोचिए कि अगर ये बच जाते हैं और बचने के बाद ये फिर इलेक्शन नॉर्मल होते हैं, तो मुझे सिर्फ ये, हम 3-4 लोग जो बैठे हैं इस वक्त, सब दोस्त और बाकी सुनने वाले भी, ज़रा इस पर गौर करें कि फिर इस माशरे का हाल क्या होगा। अभी हिलाली साहब कह रहे थे कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि भाई शेर बनो, 11 साल मैंने भी मार खाई है, जेल में चला गया, और किस किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं थे। बेशक वो कुछ जगह पे साबित नहीं हुए, कुछ जगहों पे उनको ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन एक कहानी है जो कि जरदारी साहब के साथ हमारे यहाँ ये स्टैंडर्ड सेट हो गया है, जिसने जितनी करप्शन की है, जिसने जितनी ज्यादा जेल काटी है, वो उतना बड़ा लीडर और उतना बड़ा सियासतदान होता है। ये हमारी हिस्ट्री भी कहती है, और साला साल से ये कहानी चल रही है। अब अगर इसी किस्म की, और तकरीबन ये यकीन है सबको कि ज़रूर नवाज शरीफ साहब के हाथ से भी कुछ ऐसा खेल हो चुका है। अच्छा, अब अगर नवाज शरीफ साहब भी बच जाते हैं और हुकूमतें भी करते हैं, जरदारी साहब भी पाक साफ हो के सामने फिर से खड़े हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो माशरा, जो बाकी हम लोग हैं और बाकी लोग जो इस माशरे के हैं, ये फिर क्या तस्वर करेंगे? फिर तो इसका अगला हल क्या होगा? या तो हम बिल्कुल ही खत्म हो गए रह जाएं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन शहजाद चौधरी साहब, अगर ये बच जाते हैं, जिसकी बात अभी आपने 2 बार की है, PTI की जो सियासत है ये कहां पर स्टैंड करेगी, जो पिछले 1.5 साल से इसी पर सियासत करते आ रहे हैं पनामा पर? ये कहां खड़े होंगे फिर, अगर साफ शफाफ होकर वो धुल जाते हैं? मैं कह रहा हूं कि PTI ने जितना जोर लगाया, वो जोर लगा के आज तक पनामा को जिंदा रख सकी, लेकिन पिछले 3 माह के अंदर जिस किस्म का काउंटर अटैक सियासी तौर पर PMLN ने लॉन्च किया है, मुझे उस किस्म का जवाब PTI की तरफ से नहीं आया। अब अगर ये 2 पार्टियां बच जाती हैं इस सारे मामले के बाद भी, इसका मतलब अगर 11 साल की जेल ने उनको पाक साफ कर दिया, तो ये पनामा केस इतना जो 1.25 साल 1.5 साल चला और ये सारी स्क्रूटनी हुई, इसके बावजूद अगर कुछ हासिल नहीं हो पाता किसी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पाक साफ हो गए। अच्छा, अब अगर पाकी और साफ़ी इसी तरीके से डिटर्मिन होनी है इस माशरे के अंदर, तो फिर ये माशरा जो है फिर तो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो जाएगा, जिसका जी चाहेगा उसको लूटना शुरू कर देगा कि भाई यहाँ पे तो हर चीज़ चलती है, कानून की हुक्मरानी ख़त्म, कानून की रिस्पेक्ट ख़त्म, कानून ख़त्म। आप आर्टिकल 6 को और एबियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रोकते रहे हैं, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इदारे ही ख़त्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। तो ये उस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, आर्टिकल 62 और 63 को निकाल ही दें। जी, और हर कदम हमें फूंक फूंक के लेना पड़ेगा। वो सुना यह है कि आज नेशनल असेंबली में तमाम पार्टियां मिलकर कोई ऐसा कानून तैयार कर रही हैं, एजाज चौधरी साहब को बताना चाहिए इसके बारे में, जिसमें कि जो बाहर के असासाजात हैं उनकी आइंदा से डिक्लेरेशन ही नहीं हुआ करेगी इलेक्शन के वक्त, यानी वो जिसके भी नाम पे हैं।
हाँ, ये अभी आज की खबर है ये कि ये नेशनल असेंबली में तमाम पार्टियां इंक्लूडिंग पीटीआई इकट्ठी हो गई हैं और ये फैसला ये हो रहा है कि अगर बच्चों पे या किसी और के नाम पे या बार असासियां उनको डिक्लेयर करने की आइंदा जरूरत नहीं होगी। एजाज साहब शामिल हैं आप लोग इसमें? चॉइस साहब ने जो फरमाया है ना जी, अगर पीटीआई ऐसा करेगी तो कम से कम मेरा तो सियासत में आखिरी दिन होगा। मैं तो इस बात का कायल हूँ, पाकिस्तान के अंदर जिसने सियासत करनी है उसकी सारी मालो दौलत और उसका कारोबार पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। अगर किसी ने बाहर जाना है तो उसका मकसद तालीम जो है वो तो हो सकता है, लेकिन अगर वो अपनी बिजनेस एम्पायर बाहर जाके खड़ा करना चाहता है तो वो सियासत में मत आए। फिर ये बिल्कुल मेरी नुक्ता नज़र है और ऐसा तहरीक इंसाफ करने नहीं जाएगी। ये बात मैं अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कभी एहतसाब का कोई मौसर इदारा नहीं बन सका बशमूल के पीके। एजाज साहब आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। जिस तरह एक आखिरी बात मैं कह लूं, इससे बच जाती है, मुझे इजाजत है आखिरी बात। सवाल भी सुन लेना, सवाल भी सुन ले। वक्त बिल्कुल थोड़ा है, मुझे हिलाली साहब से भी पूछना है। तो आप लोग समझते हैं आप लोगों की सियासत को नुकसान पहुंचेगा? देखें, हमने तो जो 15-16 माह सियासत की है उसके नतीजे में पाकिस्तान के 51% लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को सजा होने वाली है। तो इससे कहीं ज़्यादा होंगे जिनके सामने नवाज शरीफ बिल्कुल एक्सपोज हो गया, बराना हो गया है। लेकिन 10 तारीख के बाद 70% आवाम को तो पता ही नहीं पनामा केस है क्या। बिल्कुल पता है, आप ताज़ा तरीन सर्वे देख लें, बिल्कुल लोगों को पता है। मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, इस 10 तारीख के बाद लास्ट कमेंट है, लास्ट है FJR, ये 3 आप हरफ याद रख लें। FIR दर्ज होगी, F ये जेल जाएंगे, याद रखें J, और रिकवरी होगी। ये तहरीक इंसाफ का अगला तहरीक का मरहला। ये ख्वाहिश है पीटीआई की, ये पीटीआई की कोशिश है, ये सबकी ख्वाहिश है, कोशिश है, सबकी ख्वाहिश होगी जो लोग गलत हैं वो जेल आएँ और उनसे रिकवरी हो। मगर अशरफ, मुझे आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो एक सिंपल सा ड्राइवर ने आज कहा, कहने लगा कि साहब आप मुझे बताएं इस मुल्क के अशरफिया ने कब अपने आप के अंदर से किस आदमी को उन्होंने हटाया है, उनको सज़ा दिया है, कि हम ये उम्मीद रखें कि इस मुल्क में वाकई इंसाफ हो सकता है उनके साथ जो ये मुल्क को लूटते रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, जफर हिलाली साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाइट एडिशन के लिए नाज़रीन अपना फीडबैक देते रहिए। शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।